हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक और नई नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है और ये नोटिफिकेशन आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। टोटल मिलाकर 496 वैकेंसी निकली हुई है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकली हुई है, बंपर भर्ती निकली हुई है और यहाँ पे जो कंपटीशन रहता है ये काफी कम रहता है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं, ये एटीसी होता क्या है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, साथ ही साथ सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहती है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहने वाला है, प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसकी सिलेबस क्या रहती है, साथ ही साथ बात करेंगे ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी क्या रहती है, एटीसी की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, यानी कि आपको ज्वाइन करने के बाद क्या काम करना होता है, क्या क्या आपकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, पोस्टिंग, ट्रांसफर एंड प्रमोशंस कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे कि आपकी जो एग्जाम होने वाली है इसकी एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगी और प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें क्या कट ऑफ गई थी। यानी फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की जॉब में इंटरेस्टेड हो। देखिए एटीसी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, यानी कि 4-5 मंथ्स में ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी अगर सारी चीजें सही से चलती है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आप अगले 6 महीने में जॉब लेना चाहते हो, 6 मंथ्स के अंदर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन रहता है, सिंगल एग्जाम आपको देना है, यानी कि जो एग्जाम होगा उसे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। जो स्टेज 2 होता है वो केवल क्वालिफाइंग रहता है और बहुत ही सिंपल रहता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ जो एग्जाम होता है ऑनलाइन एग्जाम, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। यहाँ ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं एंड फीमेल के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फील्ड वर्क नहीं रहता है, आपको डेस्क जॉब करना है, यानी कि आपको एक ऑफिस मिलता है एंड ऑफिस में ही आपको पूरा काम करना होता है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2023 रहेगी। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो, इस फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर देना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि बाद में अप्लाई कर दूंगा, भूल जाते हो या फिर किसी तरह की समस्या आ जाती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी हो सकता है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। इसलिए बेटर रहेगा कि जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। 1 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है, तो एग्जाम जनवरी या फरवरी मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना होगा, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा है। और अगर बात करें एससी, एसटी एंड फीमेल कैंडिडेट्स की, तो यहां आपको कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह पे नहीं करना है, यानी कि आपको 0 रुपया पे करना होगा। जॉब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि गर्ल्स के लिए भी ये बहुत अच्छी जॉब है, तो सारी जो फीमेल्स हैं उनको मैं कहूंगा कि कोई फीस नहीं लग रहा है, तो आप अप्लाई जरूर कर देना। एज लिमिट की बात करते हैं, अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और एज 30 नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी, तो आप अकॉर्डिंगली देख लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो अगर आपने बीएससी किया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट में आपने बीएससी किया हुआ है और साथ ही साथ अगर आपने फिजिक्स एंड मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आपके बीएससी में किसी भी सेमेस्टर में, तो आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है, बैचलर्स डिग्री की हुई है इंजीनियरिंग में और किसी भी सेमेस्टर में आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। देखिए ये जो ऐसी क्राइटेरियन है जिसके कारण यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं, और उसके कारण होता है कि यहाँ पे जो आपका जो लेवल ऑफ कंपटीशन रहता है ये काफी कम हो जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा होता है, तो यहाँ 2 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन होता है। स्टेज 1 जो होगा उसमें ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, और जो स्टेज 2 होगा इसमें आपको वॉइस टेस्ट देना होता है। वॉइस टेस्ट क्या होता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले स्टेज 1 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, जहां आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 120 रहता है, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है एंड इसके लिए आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलता है। सिलेबस की अगर बात करें तो जीके जीएस से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देन जनरल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड फिजिक्स से 30 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ से 30 क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो फिजिक्स एंड मैथ्स हैं ये क्लास 11th एंड क्लास 12th लेवल के आपसे पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो
जो भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको आता है तो आप तो टिक कर देना, नहीं भी आता है तो भी छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ आंसर मार्क जरूर कर देना, हो सकता है सही हो जाए। और जो एग्जाम होगा, जो आपका पेपर होगा, वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर रहेगा। इसकी डिटेल सिलेबस की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए हैं एटीसी के, उसकी जो पेपर्स हैं वो सारी अवेलेबल है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है, आप वहां जाके देख लेना। प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर देख लेना, इससे होगा ये कि आपको एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या रहता है, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा एग्जाम होता है इसमें कैसे प्रिपरेशन करना है, किस सेक्शन को कहां से करना है, किस टॉपिक को कहां से करना है, तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देख सकते हो एटीसी के लिए, यानी कि जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी की जो एग्जाम होती है उसके लिए। चलिए स्टेज 2 की बात कर लेते हैं। तो स्टेज 2 जो होगा ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग इन नेचर रहने वाला है, मतलब कि इसको आपको कल क्वालिफाई करना है, यहाँ आपको कोई मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेज 2 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और साथ ही साथ आपका वॉइस टेस्ट होता है, एंड एक और कुछ इन्होंने लिखा हुआ है साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, जो कि एक नॉर्मल टेस्ट होता है, वो ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट लिखा हुआ है, सारे ऑप्शनल दिया हुआ है, तो ये टेस्ट हो सकता है वो कंडक्ट कराए, हो सकता है नहीं भी कराए। साथ ही साथ मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन ये मेडिकल टेस्ट जो होता है ये स्टेज 2 में नहीं होता है, ये जब आपकी ज्वाइनिंग वगैरह आती है उस टाइम पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो मेनली जो चीजें होंगी स्टेज 2 में वो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट। तो वॉइस टेस्ट में क्या होता है, वॉइस टेस्ट यहाँ क्यों लिखा गया है, देखिए यहाँ पे जो आपका वर्क रहता है, मैं आपको थोड़ा हल्का बता देता हूँ कि आपका जो वर्क रहता है मोस्टली आपको पायलट के साथ इंटरेक्शन करना होता है, पायलट के साथ आपको कम्युनिकेशन करना होता है। तो जो नॉर्मल लैंग्वेज रहती है वो इंग्लिश रहती है, तो आपको इंग्लिश के बारे में थोड़ा आना चाहिए, इंग्लिश स्पोकन अगर आपकी थोड़ी अच्छी है तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कि वॉइस टेस्ट में सिंपल आपकी इंग्लिश की क्लैरिटी चेक की जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग चेक की जाती है, और आपकी वॉइस की क्लैरिटी चेक की जाती है कि जब आप बोलते हो तो कितने क्लियर बोलते हो। अगर आप स्टैमर करते हो यानी हकलाते हो तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। और ये किसी इंटरव्यू जैसा नहीं होता है, यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, नॉर्मल वो आपसे इंटरेक्शन करते हैं, नॉर्मल आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वो उसका आपको आंसर देना है। और साथ ही साथ एक आपको कुछ पैराग्राफ दे दिया जाता है, वो आपको पढ़ना रहता है एंड वो यही चेक करते हैं कि आप कितने अच्छे से उसे पढ़ पा रहे हो, आपकी वॉइस क्लैरिटी कितनी अच्छी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक ऑडियो सुनाया जाता है एंड फिर ऑडियो के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आपको आंसर देना होता है। तो अगर आप वॉइस टेस्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और वॉइस टेस्ट कंप्लीटली क्वालिफाइंग होता है। तो अगर बात करें कि जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है, तो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा स्टेज 1 में आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसमें आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसके बेसिस पे होगा। यानी कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते हो तो 100% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या यहाँ वेट लिस्ट भी रिलीज की जाती है, तो हाँ 2 से 3 वेट लिस्ट आती है। कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर वेट लिस्ट रिलीज की जाती है। कट ऑफ की अगर बात करें तो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था यानी कि प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम हुई थी उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में आउट ऑफ 120 मार्क्स कट ऑफ रही थी 94.755, तो कट ऑफ काफी हाई जाती है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 90.836 कट ऑफ रही थी, ओबीसी के लिए 91, एससी के लिए 86, एसटी के लिए 82 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 68.167। सैलरी की बात कर लेते हैं क्योंकि सैलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने सीटीसी मेंशन किया हुआ है 13 लाख रुपीज, लेकिन आपकी जो इन हैंड सैलरी बनती है वो लगभग 65 to 70,000 बनती है। इसके अलावा आपको कई तरह के पर्क्स, अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ आपकी बेसिक पे 40,000 रहती है ज्वाइन करते समय। बेसिक पे के अलावा आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है, एचआरए मिलता है, पर्क्स मिल जाता है। तो ये सब ऐड करने के बाद 65 to 70,000 आपकी इन हैंड सैलरी बन जाती है। साथ ही साथ यहाँ आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, मोबाइल अलाउंस मिलता है, बैग अलाउंस मिलता है, क्वार्टर्स की फैसिलिटी रहती है। अगर क्वार्टर्स आपको नहीं मिल पाता है, क्वार्टर सपोज नहीं है, तो फिर आपको लीज एकोमोडेशन मिल जाता है एंड लीज एकोमोडेशन का जो अमाउंट रहता है ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। मुंबई जैसे शहर में आपको 30 to 40,000 मिल जाता है अमाउंट, यानी कि आपके जो लैंडलॉर्ड रहेंगे उनके अकाउंट में डायरेक्टली ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। होम लोन, कार लोन अगर आप लेना चाहते हो तो ये भी सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट में आपको मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको मिल जाता है। और हर साल 3% का इंक्रीमेंट भी आपको मिलता है। सैलरी स्लिप देखना चाहते हो तो सैलरी स्लिप के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हो कि एक्चुअल में सैलरी क्या रहती है। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, यानी कि एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, क्या ड्यूटी रहती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो मेन काम रहता है ये होता है पायलट्स के साथ इंटरेक्शन करना, पायलट के साथ कम्युनिकेशन करना, पायलट के साथ कम्युनिकेट करना। और एयरपोर्ट अगर आपने देखा होगा या एयरपोर्ट अगर आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि स्टैंड से लेकर पहले रनवे तक
एरोप्लेन जाती है तो पूरा डायरेक्शन क्या रहेगा, कौन सा रूट रहेगा, ये आपको बताना होता है। उसके बाद कब लैंडिंग देना है, कब टेक ऑफ देना है, जब एयरक्राफ्ट लैंड कर जाता है तो उसे कौन सा पाथ फॉलो करके वापस अपने स्टैंड तक आना है, ये सारी चीजें आपको पायलट के साथ कम्युनिकेट करनी होती है, पायलट को बताना होता है। तो आपको पायलट से बात करने के लिए प्रॉपर हेडफोन्स मिलते हैं, माइक रहता है एंड उसके थ्रू आपको कम्युनिकेट करना होता है। यानी कि जो आपका वर्क रहता है ये कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट का रहता है। ऑफिस जॉब है, कोई फील्ड वर्क वगैरह नहीं रहता है एंड यहाँ कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं रहता है, कोई पब्लिक डीलिंग वगैरह आपको नहीं करनी होती है। सबसे अच्छी बात इस जॉब की ये रहती है कि यहाँ पे आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग्स रहती है वो फिक्स्ड रहती है, लिमिटेड रहती है। यानी कि आपको जैसे 6 आवर्स की ड्यूटी है तो 6 आवर्स ही आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि 6 आवर्स के बाद जो भी हो रहा है वो अगली शिफ्ट वाले जो है वो मैनेज करेंगे, उसके बाद आपका वहाँ कोई काम नहीं रहता। यानी कि घर आने के बाद आप कंप्लीटली फ्री रहते हो। पोस्टिंग कहाँ मिलती है, तो यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग रहेगी ये एयरपोर्ट्स पे रहती है। एयरपोर्ट्स ऑल इंडिया में है तो आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। छोटे एयरपोर्ट में भी पोस्टिंग हो सकती है, मेट्रो सिटीज़ में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और जॉब प्रोफाइल जो रहती है ये डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन थोड़ी वेरी कर सकती है, बट मोस्टली यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट वर्क ही रहता है। होम पोस्टिंग के क्या चांसेस रहते हैं, तो अभी के टाइम में होम पोस्टिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि छोटे छोटे एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं और वहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो होगा क्या, मैन अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है और आपके घर के नियरेस्ट में जहां भी एयरपोर्ट रहेगी वहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अगर सपोज आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलती है तो भी यहाँ ट्रांसफर्स होते हैं। ट्रांसफर्स नॉर्मली 3 to 4 ईयर्स के बाद आपको मिल जाते हैं और आप चाहो तो म्यूचुअल ट्रांसफर भी ले सकते हो, जैसे किसी को कोई और लोकेशन मिल गया, किसी को कोई और एयरपोर्ट मिल गया तो आप म्यूचुअली ट्रांसफर ले सकते हो। ऑफिस के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनकी ऑफिस कहाँ रहती है, तो एयरपोर्ट्स के बगल में आपने देखा होगा एक बड़ा सा टावर रहता बना हुआ रहता है, तो वो जो टावर रहता है वहीं पे एटीसी बैठकर अपना काम करते हैं। ड्यूटी आवर्स कितनी होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन एयरपोर्ट, यानी कि आपकी पोस्टिंग जिस भी एयरपोर्ट में हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी ड्यूटी की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, ड्यूटी आवर्स कितने रहेंगे। यानी कि अगर आपकी पोस्टिंग बड़े एयरपोर्ट में रह रही है तो वहाँ पे आपका जो ड्यूटी आवर्स रहता है वो कम रहता है। जैसे मुंबई में या दिल्ली में आपकी पोस्टिंग है तो आपको वहाँ केवल 6 आवर्स की ड्यूटी करनी होगी। शिफ्ट में ड्यूटी करनी होती है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट आपको ड्यूटी करनी होगी। और अगर आपकी पोस्टिंग छोटी एयरपोर्ट में होती है तो वहाँ पे आपको 7 आवर्स की ड्यूटी करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैफिक होता है वो काफ़ी कम रहता है। जब आप ड्यूटी करते रहते हो उसके बाद आपको सफिशिएंट ब्रेक्स भी मिलते हैं और लीव्स भी आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अर्नड लीव 30 आपको मिल जाता है एक साल में, कैजुअल लीव्स आपको 12 मिल जाते हैं, इसके अलावा मेडिकल लीव्स और भी मैटरनिटी लीव्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। प्रमोशन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप जब ज्वाइन करते हो तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट में ज्वाइन करते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में 3 to 4 ईयर्स सर्व करने के बाद आपकी प्रमोशन होती है, आप बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद लगभग 3 to 4 ईयर्स वर्क करने के बाद आप मैनेजर बन जाओगे। उसके 3 to 4 ईयर्स में आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे। तो ऐसे करके प्रमोशंस होते रहते हैं, लेकिन प्रमोशंस डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। यानी कि सीनियर पोजीशन में अगर वैकेंसी रहेगी तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अदरवाइज आपको प्रमोशन में आपका डिले हो सकता है। एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो देखिए यहाँ जो एग्जाम सेंटर्स रहेंगे स्टेज 1 यानी कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऑल इंडिया में रहने वाले हैं। तो आप जब फॉर्म फिल करोगे उस समय आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कौन सा एग्जाम सेंटर यानी कि कौन सी सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हो। और अगर बात करें स्टेज 2 के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वॉइस टेस्ट के लिए, तो इसके लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। यहाँ पे एक जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है कैंडिडेट्स के माइंड में वो होता है बॉन्ड को लेकर कि बॉन्ड तो 7 लाख का बॉन्ड, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे 7 लाख का बॉन्ड रहता है। तो बॉन्ड का अमाउंट इतना ज़्यादा क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब ज्वाइन करते हो तो इनिशियली आपको ज्वाइन करना होता है ट्रेनिंग सेंटर्स में और वहाँ पे 9 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग रहती है। शायद 9 मंथ्स अभी शायद उन्होंने थोड़ा डिक्रीज किया है, 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग रहती है, वो चेंज होता रहता है। बट जो ट्रेनिंग होती है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो ये पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी बियर कर रहा है, तो इसलिए बॉन्ड इतना ज़्यादा उन्होंने अमाउंट रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको बॉन्ड को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका किसी और जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, किसी PSU में या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिजाइन करके जाना चाहते हो तो सिंपली आप बॉन्ड का ट्रांसफर करवा सकते हो। बस आपको उसके लिए दोनों जगह के HR से बात करनी होगी। तो दोस्तों ये थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नोटिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट की सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है, कुछ भी क्वेरी रहती है, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, इसके बारे में और कुछ जाना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।